ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी जब जूम सेशन के लोग ओम शांति बोलते हैं ना तो मस्कत से लेके मुंबई तक शांति शांति हो जाती है। हाँ जी। ऑल ओवर वर्ल्ड के आ जाते हैं, है ना। So desperately we are waiting to meet each other. Yes. Really wonder है ये। This is what बाबा says, है ना। एक खींच होती है हमें, हम आत्माओं को एक दूसरे की तरफ। ये ज्ञान की खींच है, स्नेह की खींच है, शांति की खींच है। ज्योति मोरे ओम शांति। शायद उनका माइक म्यूट पे है। ज्ञान की रोर ज्ञान करने वाली आत्माएं गिनी चुनी है ना दुनिया में। ठीक है, तो हम आज से अपना नया सेशन स्टार्ट करें। दीदी। Yes. द लॉ ऑफ कर्मा। हमारा जीवन का मेन स्टेशन जिसपे पूरा जीवन आधारित है। जन्म जन्म हमारा आधारित है इस लॉ पर। जैसे ही हम इस धरती पर कदम रखते हैं हमारा भविष्य स्टार्ट हो जाता है। इस धरती पर यानी परम धाम से जैसे ही हम नीचे उतर आते हैं हमारी साइकिल शुरू हो जाती है कर्मों की। और यही ज्ञान हमें बाबा यहाँ पर देता है, बताता है ना। आदि मतलब पूर्व, आज और फ्यूचर, तीनों का ज्ञान हमें बाबा देता है यहाँ पे कि आदि में हम क्या थे और अभी हम क्या बने हैं और अब हमको फिर से क्या बनना है। ये ज्ञान जो है हमें लॉ ऑफ कर्मा के अंदर ही आता है। ठीक है, अभी मैं ये कैसे स्टार्ट करूँ आप बताओ। मेरी आप बीती कहानी के साथ साथ में मैं आपको ये सारा समझाऊं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत इजी होगा समझना कि किस तरीके से ये कर्मा हेल्प करते हैं हमें और किस तरीके से हमको वो फेडने पड़ते, रिटर्न में रिपे भी करना पड़ता है। मेरी बहुत बड़ी वैसे कहानी है भी और नहीं भी ना। हर आत्मा की अपनी एक छोटी कहानी होती है इतने बड़े विश्व में। हर एक बिंदु रूप में होता है, हर एक का अपना एक पार्ट बिंदु रूप में चलता है, मगर अपने आप में वो बहुत बड़ा होता है। किसी किसी के जीवन में हमारा हस्तक्षेप बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसा ही मेरा है कुछ पार्ट। इसके लिए बाबा मुझे जड़ मुहूर्त बोलता है। जड़ मुहूर्त यानी जड़, रूट, रूट कॉज। तो ये मेरी कहानी में जहाँ से मेरी टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुई वहां से स्टार्ट करती हूँ और फिर धीरे धीरे पीछे आगे लेके जाना होगा जिस तरीके से बाबा ने मुझे समझाया है। ठीक है, तो मेरी ये कहानी है 12 अगस्त 2011, 12 अगस्त 2011 से ये स्टार्ट हुआ। जैसे मैंने कल बताया ये बाबा मिलन जो हुआ लास्ट टाइम का 30 मार्च का, वो मेरा था चेकिंग करने का। हेल्थ इश्यूज जो मेरे को चल रहे थे तो तब मैं गई थी बाबा मिलन को। तो उस वक्त मेरी चेकिंग हुई थी और डॉक्टर्स ने बोला था मुझे उस वक्त कि तुम्हें इमीडिएट सर्जरी करनी होगी। मुझे हाइटस हर्निया हुआ था। ये हाइटस हर्निया ऐसा है कि जो स्टमक में, एक होता है एम्बिलिकल कॉर्ड का हर्निया जो हमारी नाभि होती है वो वाला हर्निया होता है, और एक होता है हाइटस हर्निया जो स्टमक को रहता है।
स्टमक को सारे टिश्यूज चिपक जाते हैं, जो हर्निया के जो टिश्यूज होते हैं वो हमारी पेट की आंतें जो होती हैं वो टूट के वो स्टमक को चिपक जाती है। तो वो मेरा हो गया था। और ये भी हुआ था क्यों? क्योंकि मेरा जो पहले प्रोफेशन था इंटीरियर डिजाइनिंग का, उसमें मुझे बहुत आदत थी अपने आप ही सारे बड़ी बड़ी चीजें ताकत लगाकर हिलाना, इधर से उधर करते रहना। तो वो सारा प्रेशर स्टमक पे आता था और मेरा सिजेरियन हो चुका था। और सिजेरियन में ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, है ना, मगर मैंने की और ऐसा हो गया कि मेरी स्टमक की जो टिश्यूज है वो फट गए और जाके स्टमक को चिपक गए। वजह ये थी। ठीक है। फिर जब डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने सोनोग्राफी किया, जो जो चेकिंग करना था करके मुझे अच्छे से समझाया उन्होंने कि ये ऐसा है, अगर आप जल्दी नहीं करो तो इसका इफेक्ट आगे चल के और भी बैड हो सकता है। तो जितना जल्दी ऑपरेशन कर सकते हैं कर लेना। ये था मार्च का रिपोर्ट। फिर अगस्त में जब छुट्टियां लगती हैं वहां पे, तो बच्चों को जब छुट्टियां होती है तो मैं उस वक्त में इंडिया आती हूँ। तो तभी सोच लिया था कि मैं अगस्त में मैं सर्जरी करूंगी और फिर इंडिया चली जाऊंगी, दुबई चली जाऊंगी वापस। तो 12 अगस्त का डेट तय किया था ऑपरेशन का। उस वक्त डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा ऑपरेशन जहाँ होगा तो हमें आपका स्टमक का भी कुछ पार्ट कट करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा पार्ट, ताकि ये टिश्यूज को वापस से मैश लगा के हम पीछे हटा पाए। तो सब अग्री हुआ, मगर ऑन टेबल सर्जरी करते वक्त ऐसा डॉक्टर को डिसीजन लेना पड़ा कि वो जो छोटा पार्ट दिख रहा था वो छोटा नहीं था, काफी बड़ा था। जैसे स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सटेंड करने का वो होता है, तो मशीन ने शायद बराबर पकड़ा नहीं था या क्या था, या मेरा डेस्टिनी था, पता नहीं। मगर उस वक्त में ऑन टेबल डॉक्टर्स को समझ में आया कि एक छोटा पार्ट नहीं कट करना पड़ेगा, शायद इनका स्टमक का काफी हिस्सा कट करना पड़ेगा। और पोजीशन भी कुछ अजीब सी थी। क्या थी? जैसे हमारा ये स्टमक इस तरीके से होता है, ठीक है, तो मेरा ये जो नीचे का पार्ट होता है स्टमक का, वहीं पे चिपका हुआ था, वही कट करना पड़ा। और ऊपर स्टमक बल्जी रह गया, मतलब ओरिजिनल जो फॉर्म था स्टमक का, बल्जीनेस, वो वैसे ही ऊपर रह गया, मगर नीचे एक पाइप के जैसा बन गया। और वो पाइप के जैसा मेरा स्टमक बन जाने की वजह से प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई। ठीक है। अच्छा, सर्जरी के वक्त में प्रॉब्लम ये आई कि मुझे एनेस्थेसिया दिया गया था, वो एनेस्थेसिया मुझे फुल बेहोश नहीं कर पाया, मैं आधी होश में थी। तो जब वो कर रहे थे तो मैं बीच में ही बड़बड़ा रही थी, ये तो मुझे भी पता नहीं है। और डॉक्टर्स बोले, हमें तब महसूस हुआ कि आप अभी तक हुए नहीं है। तो उन्होंने फिर से मुझे एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया और वो मुझे पीछे स्पाइन में दिया और वो ओवरडोज हो गया। ठीक है, वो ओवरडोज हो गया। और सर्जरी के बाद में डॉक्टर्स को समझ में आई ये बात, तो उन्होंने वैसे तो बता दिया मेरे हस्बैंड को भी कि अगर ये 24 घंटों में नहीं होश में आती तो हम इसको कुछ कह नहीं सकते हैं, शी हैज टू कम। और वो उनकी ट्रीटमेंट चल ही रही थी। 18 घंटे के बाद में मुझे होश आया। होश आया, सबके सांस में सांस आई। एक्चुअली वो उस वक्त में मैं शरीर छोड़ के ही वापस आई थी, ऐसे सब कहते हैं। मुझे महसूस नहीं हुआ था, मुझे एक बार भी उस वक्त में महसूस नहीं हुआ, मगर बाबा भी कहते हैं कि तूने उस वक्त छोड़ा था और तू वापस आई थी। मुझे वो समझ में नहीं आई बात उस वक्त में, मगर वो वक्त तो चले गया मेरा। ठीक है, जब भी होश आया, डॉक्टर आके बोले मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि मैं अलाइव हूँ। जैसे उन्होंने बोल दिया था टाइम मेरा 24 आवर्स का, उसमें मैं बच गई, इसके लिए वो कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे। मगर दूसरी चीज ये भी उन्होंने बताई कि अब तुम्हारा जो स्टमक का साइज इतना छोटा हो गया, एक छोटा बेबी होता है ना, 4 महीने का 6 महीने का बेबी, उसके जैसा स्टमक हो गया है, एकदम छोटा। तो तुम्हारा जो खाना है वो अभी तुम बहुत एक एक दो दो बाइट जितना ही खा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं खा पाएंगे। मतलब बड़े लोगों का जो बाइट होता है इतना होता है ना, तो ऐसे इस तरीके से।
जैसे कि अगर इडली बनाई हो तो हाफ इडली में एक टाइम पे खा पाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं। या चाय पीना हो तो 1/4 कप चाय भी नहीं मेरी पूरी पी सकूंगी, 1-2 सिप पिएगी, स्टमक फुल हो जाएगा। तो इस तरीके का मुझे बोला, तो उस वक्त मैं बहुत खुश हो गई। अभी यहाँ पे भी जैसे बोलते हैं ना, जैसे हमारे संस्कार होता है, हमारा नेचर होता है हमेशा अच्छा पार्ट देखना, हाँ, जो भी होता है उसमें अच्छा ही ढूंढना, वो एक संस्कार रहता है। तो शायद मेरा वो संस्कार पहले से ही था। ये बाबा मुझे बार बार, मेरे इवन युगल भी मुझे ये बात हमेशा बताते हैं कि तू तो पहले से ही थी ऐसी, हमेशा पॉजिटिव पार्ट देखना। तो उस वक्त भी जब डॉक्टर ने बोला तो मेरे दिमाग में कभी ये चीजें आई ही नहीं कि इसके क्या इफेक्ट्स होंगे। और उस वक्त मैं बहुत खुश हो गई थी और मैं डॉक्टर को थैंक्स बोल रही थी, डॉक्टर वेरी मच थैंक यू, अगर मैं 4 महीने के बच्ची जैसा मेरा जीवन हो जाएगा तो मैं वैसे भी ऐसा ही चाहती थी। और उसी वक्त मैं बाबा को भी बोल रही थी, बाबा देखो, मैं चाहती थी कि मैं आपकी उंगली पकड़ के 3 साल की बच्ची जैसी ना, बिंदास, कोई टेंशन नहीं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, कुछ नहीं, बस आपकी बच्ची बन के आपका हाथ पकड़ के सब जगह पे घूमूं। तो वो मेरे को याद आ रहा था, मेरे बाबा को बोला हुआ चीज कि मैं अभी वो छोटी बच्ची बन गई हूँ और अब बाबा का हाथ पकड़ के हर जगह घूम सकती हूँ। तो वो मैं बाबा को थैंक्स बोल रही थी, डॉक्टर को भी इधर थैंक्स बोल रही थी कि चलो, पहले तो मैं इतनी हैप्पी थी, मतलब उस वक्त मेरा वजन बहुत बड़ा हुआ था, अभी खाना ही कम हो जाएगा तो मैं पतली भी हो जाऊंगी, ये भी मेरे दिमाग में था। ठीक है, तो मैं बहुत थैंक्स बोला उनको। मैं आगे चल के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद डॉक्टर से बोला अभी आप पानी पी सकते हो। जब पानी पी रही हूँ तो मेरी स्वेलिंग थी शायद अंदर, मैं पी नहीं पा रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। सलाइवा भी मैं निगलती हूँ तो भी दर्द हो रहा था। ये डॉक्टर्स को मैंने जब बताया, डॉक्टर बोले शायद आपकी फैटी ये होने की वजह से वो हीलिंग के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, तो ये धीरे धीरे हील होगा, आपको ठीक हो जाएंगे। फिर चौथे दिन मेरे को डिस्चार्ज मिला, मैं घर पर आई। 8 डेज हो गए, 15 डेज हो गए, फिर भी मैं स्वेलो भी नहीं कर पा रही थी। पानी तो स्वेलो नहीं कर रही थी, मगर मुझसे मेरी सलाइवा तक मैं स्वेलो नहीं कर पा रही थी। अब प्रॉब्लम ये आया कि मैं ना मेडिसिन ले रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने लिक्विड बोला था मेडिसिन लेने को, मैं वो भी नहीं ले पा रही थी। स्टिचेस में दर्द भी हो रहा था उसकी वजह से। तो डॉक्टर्स मुझे बोल रहे थे कि इंजेक्शन आप लेकर जाओ, जब तक आप स्वेलो नहीं कर पा रहे तो आप इंजेक्शन लेते रहना। तो मैं जाके डॉक्टर से इंजेक्शन लिया करती थी। एक नर्स थी हम लोग के बिल्डिंग में ही, तो वो आके मुझे वो इंजेक्शन दे दिया करती थी एंटीबायोटिक्स का, ताकि वो वुंड मेरा पके नहीं। अभी ये भी चल रहा है, 15 डेज हो गए, फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया कि डॉक्टर अभी तक मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, मैं अभी तक निगल नहीं पा रही हूँ कुछ भी। डॉक्टर बोला ठीक है, हम वेट करते हैं, शायद आपको और वक्त लगे हील होने में। 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद में जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर को भी थोड़ी वरीड लगा अभी वो भी, फिर उसे बोला कि हम एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी किया, एंडोस्कोपी में कुछ भी नहीं मिला, उनको सिर्फ थोड़ी सी स्वेलिंग दिखाई दी अंदर। वो बोले थोड़ी स्वेलिंग है, शायद अभी तक स्टिचेस गले नहीं है, उसको गलने को वक्त लगेगा, ठीक लगेगा। फिर घर पर आए, ना मैं पानी पी पा रही हूँ ना कुछ। अभी आप सोच सकते हो 1 महीने से ना पानी ना खाना, कुछ भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इतना ड्रॉप में ऐसा पानी मुंह में ऐसे करके डालती थी, जैसे हम समझो न्यूबॉर्न को कैसे 1 ड्रॉप डालेंगे पानी मुंह में, उस तरीके से मुंह में डाल के थोड़ा जो ड्राइनेस रहता था मुंह को, वो थोड़ा कम होता था, और फिर कैसे कैसे करके वो पानी को निगलती थी। 2 ड्रॉप्स थी, बहुत मुश्किल था, बहुत दर्द होता था वो निकलने के वक्त में। उसके बाद में ऐसे करते करते 3 महीने निकल गए। ठीक है, इन 3 महीनों में बाबा ने मुझे बहुत साथ दिया। इस 3 महीने के जर्नी में मैं तभी तो थैंक्स बोला था बाबा को कि बाबा मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ के चलने में अभी मजा आएगा। अब घर पर आई, अभी खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, तो मेंटली थोड़ा वीकनेस लगता है कि अरे मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे कुछ किया नहीं है। तो हम एक्चुअली सोच से, हमारे थॉट से हम वीक हो जाते हैं।
और थॉट से जब वीक होते हैं तो हमारा शरीर उसी तरह से रिएक्ट करता है ना। अरे मैंने खाया नहीं, मैंने पिया नहीं, तो तुरंत हमें चक्कर आना शुरू होता है। तो जब जब मुझे ये याद आता था तो मुझे चक्कर जैसा होना शुरू होता था। तो देखो मेरे को कैसे हर चीज का मुझे बाबा ने अनुभव कराया कि मैं जब सोचती हूँ तो कैसा अनुभव रहेगा, और मैंने क्या सोचा है तो किस तरीके का अनुभव होगा। और यही वजह है मैं हमेशा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ अपने थॉट्स का। तो जब जब मैं ये थॉट चलाती थी कि मैंने कुछ खाया नहीं है, मैंने कुछ पिया नहीं है, मुझे हमेशा उस चक्कर जैसा लगता था। मुझे ऐसा लगता था मैं अभी गिर जाऊंगी, मैं अभी गिर जाऊंगी। और फिर उस वक्त जैसे मैं उस वक्त बाबा को ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, सिर्फ शायद टचिंग ही मैं बोलूंगी, टचिंग मिलती थी मुझे। ओके, क्योंकि वो टचिंग मिल रही है ये भी मुझे बातें समझ में नहीं आती थी बाबा की, कि बाबा मुझे टचिंग दे रहा है करके। तो बाबा जैसे मुझे उस वक्त समझा रहा था कि बेटा तूने तो अपने जैन है, तू जैनिज्म का तूने तो कितने उपास किए हुए हैं। मैंने उस वक्त में जब भक्ति में थी, ज्ञान में नहीं आई थी, उस वक्त मैंने जैनिज्म के जो उपवास होते हैं ओनली वाटर पे करने का, सिर्फ वाटर ही पीना होता है उसमें, और वो भी सनसेट के बाद में पानी नहीं पिया जाता है। तो ऐसे उपवास मैंने 9 दिन के उपवास भी मैंने रखे हुए हैं वैसे। तो बाबा मुझे यही याद दिलाता था जैसे वो टचिंग में, कि तूने तो वो उपवास किए, तू एक बार भी नहीं गिरी, और आज तुझे बस ये सोच के कि तूने खाया नहीं पिया नहीं, तेरे को चक्कर आने लग गए। और वो जब भी मुझे याद आता था मैं फिर से एक्टिव हो जाती थी। नहीं नहीं, खाने पीने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। और वाकई में ऐसा था, क्योंकि बॉडी में जो स्टोरेज रहता है ना, मेरे फैट्स थे, मैं मोटी थी, तो फैट्स का जो स्टोरेज था, बॉडी मेटाबॉलिज्म जो होता है, वो उस स्टोरेज को सेविंग्स बोलते हैं, उसको बॉडी की सेविंग्स बोलते हैं। तो ऐसे टाइम पे बॉडी अपनी वो एनर्जी को कन्वर्ट करके वो सेविंग्स यूज करता है। तो मुझे एक भी थोड़ा सा भी वीकनेस नहीं लग रहा था उस वक्त एक्चुअली में, रियलिटी में ना मेरे को वीकनेस लग रहा था, ना मेरे को चक्कर आ रहे थे, बट बस सोचने की वजह से मेरे को ये इफेक्ट दिख रहा था। और ये चेंजेस मुझे बाबा बार बार बताते जा रहा था कि हमारे थॉट्स हमें कैसे इफेक्ट करते हैं। और अल्सर्स हो गए थे स्टमक में, बिकॉज खाली पेट मेडिसिन के इंजेक्शन लेने की वजह से, एंटीबायोटिक्स के, स्टमक में अल्सर हो गए थे। और वो अल्सर का पेन मुझे बहुत जबरदस्त होता था। रात को नींद नहीं आती थी, मैं लेटती थी, 1 घंटा लेटेगी, लेटने के बाद में 1 घंटे में ही मेरे को दर्द शुरू हो जाता था, फिर उठ के बैठना पड़ता था। अब बेटा जो था बहुत छोटा था, 9 साल का ही बेटा था। बेटी मुंबई इंडिया में आ गई थी, पुणे में, उसका 10th पास होके वो यहाँ पे आई थी पढ़ने के लिए, वो तभी 12th में थी। एंड बेटा 9 साल का 6th में था। और युगल थे, युगल तो वैसे ही बहुत कच्चे दिल के बोलेंगे ना, सॉफ्ट एकदम, बहुत सेंटिमेंटल, तो उनको तो थोड़ा सा भी किसी का दर्द देखा नहीं जाता। और मेरा ऐसी हालत देखे तो वो तो तभी एकदम हार खा के बैठ जाए ऐसे। तो मैं उनके साथ में कुछ शेयर कर नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे से ज्यादा तो उनको ही टेंशन आके वही चक्कर खा के गिर जाएंगे। इस तरीके का उनका नेचर था। तो ना मैं उनको कुछ बता सकती हूँ, बेटा इतना छोटा है, उसको क्या बताऊं मैं अपना डर। तो बस मेरे लिए शेयरिंग करने में जो कोई भी था तो बाबा था। तो बस जब दर्द होता था तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई शक्ति मुझे बेडरूम से हॉल की तरफ खींचते हुए बुला रही है, तू बाहर आ, बाहर आ। जब बाहर आती थी तो जहाँ बाबा का बड़ा फोटो था, उस फोटो के सामने बैठ जाती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि उस फोटो से बहुत एनर्जी मेरे अंदर समाते जा रही है। और वो एनर्जी का रंग था रेड कलर। उस प्रकाश का वो जो कलर मेरे अंदर समाते जा रहा था वो था रेड कलर का। मैं उस वक्त मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही थी, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि कुछ तो भी आ रहा है और मेरे अंदर समाते जा रहा है। और ये मुझे मगर पक्का था कि ये मेरे बाबा का ही कमाल है, बाबा ही मुझे अपनी शक्ति दे रहा है। इतनी समझ थी मुझे, क्योंकि थोड़ी बहुत मुरली सुनी हुई तो थी 10 साल से, मगर इधर उतरी नहीं थी। मगर कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स मुझे समझ में आ जाते थे उस वक्त में। तो ये बात मुझे समझ में आ रही थी कि बाबा मेरे अंदर शक्ति भर रहा है करके। और वो जब भी बाबा मुझ में भर रहा था, 2-2 घंटे तक मैं बाबा के पास बैठी रहती थी। और फिर वहां पे दुबई में एक था हमारे जोन इंचार्ज का,
कि अमृत वेला संगठन में करना, जैसे मधुबन में होता है ना उस तरीके के। तो सभी अपने घर से 4 बजे सेंटर पे पहुंच जाते थे। अमृत वेला संगठन में होता था और उसके बाद में मुरली का क्लास तुरंत ही स्टार्ट होता था और 5:30 बजे तक, 4 से लेके 5:30 बजे तक हमारा वो क्लास भी मुरली का खत्म कर देते थे। तो 4 बजे सेंटर पे जाना रहता था। तो भी देखो बाबा ने हिम्मत इतनी दी थी कि इस हेल्थ इश्यूज में भी मैं इंडिया से दुबई में कुछ 27 अगस्त को चली गई थी। 20 अगस्त को फर्स्ट एंडोस्कोपी किया, उसके बाद मैं निकल गई थी वहां से। कुछ शायद 20-25 दिन में ही मेरा एंडोस्कोपी किया था और फिर डॉक्टर ने बोला ये धीरे धीरे हील हो जाएगा, आप जा सकते हो, क्योंकि बच्चों की स्कूल चालू होने वाली थी बेटे की, इसके लिए जाना जरूरी था। अच्छा, वहां पे जाने के बाद में ही कि ये है मेरा कि बाबा के साथ में मेरा अनुभव स्टार्ट हो गया था। और बाबा मेरे को जब भी प्रकाश देते थे अर्ली मॉर्निंग में, तो फिर 2 घंटे तक बाबा के सामने बैठा करती थी, 2-3 घंटा, और बस बैठती ही थी। कोई मेरे सोच नहीं, कुछ भी नहीं, बस बाबा के फोटो को देखती ही रहती थी। मुझे आज भी मैं सोचती हूँ कि मैं उधर बैठ के करती क्या थी, तो मुझे कुछ नहीं, एकदम टोटली ब्लैंक हूँ मैं उस मोमेंट्स के लिए। बस मेरे को इतना याद आता कि मैं बाबा के सामने बैठी रहती थी और बाबा से मेरे को वो ऊर्जा, वो एनर्जी मिलती रहती थी, शक्ति मिलती रहती थी और वो लेती रहती थी। और फिर जैसे बाबा मुझे टचिंग दे रहा है कि बस अभी तेरा अमृत वेला का टाइम हो रहा है, सेंटर जाना है। 3 बजे उठती थी, नहा लेती थी और अपनी गाड़ी लेके निकल पड़ती थी। उस वक्त भी वो सेवा थी कि हमारी जो एरिया में जितनी भी बहनें थी, जो मेरे साथ में आती थी, उनको सबको अपने अपने घर से पिक करना है और सेंटर पे जाना है। ठीक है, ऐसे इसमें भी मैंने वो सेवा चालू रखी। फिर धीरे धीरे मेरी विजन कम होती गई, मेरे को अभी ब्लरी विजन दिखने लग गया और फिर मुझे लगा कि अभी ड्राइविंग करना रिस्की रहेगा, अब मैं नहीं चला सकती हूँ। ऐसे करके 2-3 महीने चले गए थे। मैं बाबा के साथ में यूं ही बैठा करती थी, यूं ही शक्ति लिया करती थी और ऐसे 3 महीने तो निकल गए मेरे। 3 महीने के बाद में भी मैं जब पानी नहीं पी पा रही थी, तो फिर से मेरे को एंडोस्कोपी करना था। तो वहीं के डॉक्टर से एंडोस्कोपी कराया। तभी भी डॉक्टर ने कहा अंदर तो आपका सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी करके जबरदस्ती पीने की कोशिश करो, क्योंकि अभी शायद आपकी बॉडी को वो आदत लग गई है, कुछ नहीं इतने दिन से खाया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, आप खाओगे तो अपने आप वो ओपन होते जाएगा। मैं कैसे भी करके थोड़ा पानी पीने की ट्राई कर रही थी, तो देखा कि 1-2 घूंट तो भी पानी अंदर जा रहा है, ऐसे लग रहा है। 2 घूंट नहीं, 1-2 ड्रॉप्स ही समझ लो कि अंदर जा सकता है। तो फिर मेरे को किसी ने आइडिया दिया कि अगर पानी जा ही रहा है, 1-2 ड्रॉप भी क्यों ना हो, तो आप एक काम करो, कोकोनट वाटर लो। कोकोनट वाटर से क्या है, उसमें सलाइन जैसा होता है, तो थोड़ी एनर्जी बनी रहेगी। तो तब से मैंने कोकोनट वाटर का 2-3 ड्रॉप्स पीना शुरू किया था। तो इस तरीके से मेरा स्टार्ट धीरे धीरे हो रहा था। अभी यहाँ पे मैं सेंटर पे जाना, जब ड्राइव करना चालू किया, 3 महीने के बाद में मेरा विजन थोड़ा ब्लरी होने लग गया। धीरे धीरे विजन कम होते गया। तो मैंने ड्राइविंग बंद किया और मैंने बाबा को रीजन दे दिया कि बाबा अभी तो मैं ड्राइव नहीं कर सकती हूँ, मैं सेंटर कैसे जाऊं, क्योंकि मुझे सेंटर जाना भी थोड़ा ऑकवर्ड लगने लग गया था। एक तो डर लग रहा था गिरने का, क्योंकि इम्बैलेंस हो रही थी, वो दवाइयों का असर तो था ही था, चक्कर नहीं आ रहे थे, वहां इम्बैलेंस हो रहा था मुझे कि मैं कभी भी